हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिएगा, हमारा ये पेडागोजी वाला सेशन चल रहा है और ये वाली पेडागोजी अपनी रीट L1 मेंस में, आपके L2 मेंस में, सेकंड ग्रेड में बहुत सारे एग्जाम्स में आती है। हमारा जो टॉपिक इससे पहले तीसरी क्लास में हमने कंप्लीट किया था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सिखाने के सिद्धांत। देखो, किसी भी भाषा को सिखाने के सिद्धांत को लिमिटेड तो होते नहीं कि भाई दो चार सिद्धांत है बस ना। सिद्धांतों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं होता है, ठीक है ना। आप हर वो एक अच्छी चीज कर सकते हैं, सिद्धांत मान सकते हैं जिससे बच्चों को सीखने में फायदा हो। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें, ये भी सिद्धांत है। यानी ये कहीं पर कोई लिमिटेड नहीं कि इतने ही हैं, करोड़ों हैं। लेकिन हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग सारे अपन देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। क्लास तो चौथी है लेकिन प्रिंसिपल वाले टॉपिक का दूसरा पार्ट है, आज पूरा हो जाएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन। देखिएगा, मैंने पहले से ही तैयार किया है आज कंटेंट, क्योंकि फिर उसमें लिखने में बहुत ज़्यादा समय चले जाता है। बच्चे कहते हैं सर हमें कंटेंट चाहिए, वाइट बोर्ड पे चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि इसको समझाना मेरा काम है तो पहले सुन लो, समझ लो, और लास्ट में सवाल हैं अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट जो भी हैं, देखें किसमें कितने सही होते हैं। देखिएगा, हमने कहा सिद्धांतों की, तो इससे पहले हम सिलेक्शन वाले सिद्धांत की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और सबसे पहले टीचर कंटेंट सेलेक्ट करता है, फिर उसको क्रम में ऐसे ग्रुप बना के फिर सीक्वेंस में रखता है, जिसको ग्रेडिंग कहते हैं। फिर बच्चों के सामने रखता, पढ़ा देता और फिर उसका टेस्ट ले लेता है। ये तो अपने मेन हो गए थे। मैंने कहा था ये प्रेजेंटेशन और इवेल्युएशन दो बाद की बात, इनके अलग से टॉपिक है, आपके रिमेडियल भी उसके बाद में आता है। लेकिन हमने इन दोनों सिद्धांतों के अलावा अदर इंपॉर्टेंट सिद्धांत और कौन से हैं तो वो अपन बढ़िया से देख लेते हैं। ध्यान रहे, संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि 20 हैं, 150 हैं, 500 हैं, बिल्कुल नहीं। हमें मेन मेन सारे पढ़ने हैं, तो बढ़िया से पढ़ लेते हैं। आपको भी पढ़ते समय कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है। हिंदी में आवश्यकता होगी तो बता दूंगा, जैसा कि मदर टंग को जितनी जरूरत हो उतना ही काम मिले वो मैं बताता रहूंगा। अब चले, सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कह दो या रुचि का सिद्धांत कह दो। भाई, मोटिवेट करना आपको पता है, अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है तो जब तक वो खुद से मोटिवेट नहीं होगा, आप उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जैसे किसी दूसरे को देख के मोटिवेट होते हो, खुद से मोटिवेट होते हो, कोई टीचर अच्छा बातें करता उससे मोटिवेट होते हो। तो याद रखो, जैसे सबसे पहला काम है कंटेंट सेलेक्ट करने का, वैसे ही पढ़ाने के लिए बच्चे को सबसे पहला काम है उसको मोटिवेट करना, उसमें जागृति पैदा करना। अगर वो मोटिवेट नहीं हुआ तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही बढ़िया पढ़ा लें, उसको तो भैया कुछ नहीं आने वाला है। तो ये बात याद रखो कि मोटिवेट, इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। ध्यान रहे, अंग्रेजी वर्ड्स पे ध्यान। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग। मोटिवेशन एक प्रक्रिया है जगाने की। क्या जगाने की? रुचि। बच्चों में मोटिवेशन तभी होगा ना जब बच्चा रुचि लेगा। तो इसलिए मोटिवेशन एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों में जगाना है। क्या जगाना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो रुचि मेन, और उस रुचि को जगाना ही नहीं है, उसको बनाए रखना है, मेंटेन भी करना है। अरे भाई, आपने रुचि जगा ली और रुचि सो गई तो मतलब कि आपने बच्चे को मोटिवेट किया, 2 मिनट बाद ही बच्चा छोटीवेट हो गया। तो केवल जगाना ही नहीं है, वो रुचि मेंटेन करके रखना है, बना के रखना है। तो देखो सुनो, मोटिवेशन एक प्रक्रिया है रुचि जगाने की, उसे बनाए रखने की, और उसे कंट्रोल भी करना है। ऐसा नहीं ज्यादा रुचि पैदा हो कि बच्चा फट जाए, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप मोटिवेट करेंगे ना बच्चे को, तो सबसे पहले उसमें रुचि पैदा करें, उस रुचि को कंटिन्यू रखें, मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं कि रुचि कम हो जाए, और फिर उसे कंट्रोल भी करें, यानी जगाना, और उनमें बहुत सारे एक्सपेक्टेंसी, आशा रखना,
और उनको इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन भी दो तभी तो रुचि लेगा भाई। तो ये ध्यान रखना, जगाना, उनसे उम्मीदें रखना और प्रोत्साहन देना, ये मुख्य टेक्निक्स हैं किसकी, मोटिवेशन की। ठीक है, इट इज अ प्री रिक्विसाइट एंड द की प्रिंसिपल टू लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी भाषा को सीखने का सबसे पहला तो ये है, और अगर मुख्य पूछे की प्रिंसिपल तो वो कौन सा है, मोटिवेशन या इंटरेस्ट। क्योंकि अगर बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, रुचि नहीं लेगा, तो भैया कितना ही पढ़ा लो कुछ नहीं होने का। ठीक है ना। और प्री रिक्विसाइट यानी सबसे पहली जरूरत है उसको मोटिवेट करो, मोटिवेशन। तो ये छोटी छोटी बातों को तो पढ़ना नहीं, अंदर घुसना है, और मैं हूं ना साथ में। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जो नीचे लिंक दे रखा है। पर मैंने बहुत ज्यादा, कम से कम 8 से 10 बुक्स ली यूनिवर्सिटीज की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन लेता, मैंने पूरा पैटर्न उस पर किया है, आप देख लेना। फिर प्रीवियस में भी बच्चों को वही बोला जो आपको कह रहा हूँ, सवाल छपे हुए मिलते हैं अपने, लेकिन थोड़ी मेहनत तो मांगता है समय। तो इट क्रिएट्स, और ये पैदा करता है एक उत्साह। क्या पैदा करता है, उत्साह पैदा करता है किसमें, बच्चों में एक नई भाषा सीखने का। तो ये सबसे बढ़िया चीज, ध्यान रखो, एक एक चीज, एक एक शब्द पर काम करो, और इससे बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण कह सकते हैं अपन इसको। बाकी कई ऐसे भी आएंगे जो टाइम पास है, लेकिन इसको अपन महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो मोटिवेशन यानी, मोटिवेशन का मतलब है बच्चों में रुचि पैदा करना, रुचि पैदा भी करना है, उसको बनाए भी रखना, कंट्रोल भी करना है कि बिखर नहीं जाए, उम्मीदें भी करनी है, बच्चों को प्रोत्साहन भी देना, ये सारा सबसे मुख्य सिद्धांत भी हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वैरायटी मतलब विविधता लाना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने बच्चे को मोटिवेट कर दिया, आप इंटरेस्ट भी ले रहा, लेकिन उसको आ नहीं रहा है समझ में कुछ, तो भैया फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पढ़ाने की जो शैली है उसमें वेरिएशन लाओ, थोड़ा बदलाव लाओ। भाई मान लो आपने एक तरीके से कोई चीज पढ़ाई, अब वो बच्चे को नहीं आई, तो दूसरा तरीका लाओ, उससे नहीं तो तीसरा लाओ। यानी विविधता लाना बहुत जरूरी है। तो ये वही कह रहा है कि वैरायटी होना जरूरी। आप किसी दुकान पर जाएंगे, वहां पर आपको चप्पल लेनी है, तो उसके पास एक ही तरह की चप्पल होगी, तो आप सोचोगे यार ये तो समझ में नहीं बैठ रही है, भैया दूसरी दिखाओ ना। दूसरी दिखाओ, दूसरी नहीं होगी तो वहां पर दुकान पे काम नहीं बनेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैं भी यहाँ ये कह रहा हूं कि वैरायटी भी जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार, इफ ए वेराइटी इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अगर विविधता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में है, पढ़ाने के तरीकों में है, दृष्टिकोण उपागमों में है, और कई तकनीकें वो काम में ले रहा है, तो पक्का बच्चे में क्या पैदा होगा, इंटरेस्ट। और यही तो चाह रहे हैं। तो ये बात याद रखो, ये सारा मामला मिला जुला सा है, छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसा कोई बड़ा विज्ञानी जिसके लिए कोई थ्योरी पढ़नी हो, उसने ये प्रयोग किए और उसने उस पर किए, कुछ नहीं। इधर एक सामान्य शिक्षक की विचारधाराओं का मामला है। मैं इसीलिए इस पर बड़ा काम करता हूं, ताकि बच्चे वो पढ़ें जो परीक्षाओं से जुड़े हुए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जो पढ़ाती सुंदर हैं, लेकिन पेपर में सवाल नहीं मिल रहे, तो सुंदरता का औचित्य नहीं है। और मैं यही चाहता हूं कि हम वो पढ़ें जो एग्जाम में आता हो, बाकी जनता को छोड़ दें। आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। तो दोनों हो गया है हमारा। बढ़ेंगे बच्चों आगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहला इंपोर्ट, मैं तारे बना दूं, उनको तो विशेष तौर पे अच्छे से काम करना है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस मैं समझा देता हूं। प्राकृतिक स्वाभाविकता का सिद्धांत। देखो स्वाभाविकता क्या कहती है, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे ने जन्म के बाद जो पहली भाषा सीखी वो कैसे सीखी, नेचुरली। क्यों सीखी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसके चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वो सुबह उठते जाते खाते पीते सोते धोते वही वही भाषा सुनता है। तो वो भाषा अपने आप नेचुरली वो ग्रहण कर लेता है। तो आप भी तो एक भाषाई शिक्षक हैं, एक लैंग्वेज टीचर हैं। तो जब तक बच्चे के सामने आप प्राकृतिक वो माहौल सेट नहीं करेंगे कि बच्चा स्वाभाविक रूप से उसको ग्रहण कर ले, तब तक बेटा भाषा नहीं सीखेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक बच्चे को अगर आप कोई भाषा सिखाना चाह रहे हैं, तो नेचुरली वो माहौल क्रिएट करें,
ताकि वो सीख जाए। क्लियर है ये चीज? कैसे, चलो पढ़ लेते हैं। द मदर टंग इज ऑलवेज लर्न इजीली। मातृभाषा में आराम से, मैंने जो बोला याद रखे, मैं ये पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं छाप भी सकता था, 10 मिनट ज्यादा लगते। बाकी ये सब मैंने लिखा, खुद नहीं, कॉपी पेस्ट इतना नहीं होता है। हाँ, तर्क देख लेते हैं, तो ये मेरा काम है। ठीक है भाई। तो द मदर टंग इज ऑलवेज लर्न इजीली, मातृभाषा आराम से सीख लेते। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल एनवायरमेंट रहता है सीखने का। ये मैंने अभी बताया आपको कि भाई मातृभाषा जल्दी इसीलिए तो सीख लेते हैं क्योंकि एक चारों तरफ माहौल रहता है उसको सीखने का बढ़िया। द मदर टंग इज स्पोकन इन द एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय फैमिली। और मातृभाषा बोली जाती माहौल में जहां परिवार है, हमारा अड़ोस पड़ोस है। भाई एक माहौल क्रिएट करते हैं ये लोग आसपास में मातृभाषा का, तभी तो अपन सीखते हैं। भाई जहां जाए वहीं हिंदी, तो हिंदी सीख गया, जहां जाए वहीं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी वो तो माहौल से ही तो लेगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही बच्चा सुनता है अपने माता पिता को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को बातें करते हुए उस भाषा में। भाई उस भाषा में बातें करते हुए सुनता है सबको, तो उसके सामने एक नेचुरली माहौल क्रिएट हो गया है। ही अवेक्स विद दैट लैंग्वेज, वो जागता भी उसी भाषा के साथ और सोता भी उसी भाषा के साथ। इस प्रकार एक प्राकृतिक माहौल बनता है मदर टंग सीखने का उसके चारों तरफ। तो जैसे ये एक प्राकृतिक माहौल बनाती है प्रकृति, तो एक टीचर भी तो ऐसा कर सकता है। सारे बच्चों को ही बोल देता बेटा सारे ही अंग्रेजी में बोलो, ठीक है थोड़े कम बोलने होंगे पर हो जाएगा। तो जो वो सब सारे बोलेंगे तो जो बेचारा बच्चा कमजोर है, नया बच्चा है, वो भी तो चारों तरफ माहौल देखेगा। बच्चे बातचीत, बाथरूम जाते हुए बात कर रहे हैं, खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, पूरा खेल कूद समय बात कर रहे हैं, तो एक माहौल क्रिएट होगा तो नया बच्चा भी तो सीखेगा। और ये वास्तविकता, इसमें कोई सिद्धांत नहीं बड़ा, एक सामान्य सिद्धांत है। तो हेंस इस प्रकार एक प्राकृतिक माहौल बच्चे को प्रदान कर देना चाहिए टीचर को। क्या क्या करते हुए? पहला कि ये अच्छा है कि टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास, प्लेग्राउंड और आदि। यानी एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक तो टीचर खुद भी जब अंग्रेजी सिखा रहा है, हम अंग्रेजी सिखाने के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब अंग्रेजी सिखा रहा है तो खुद भी अंग्रेजी में बात करे और बच्चों को भी कहे कि भाई वो क्लास में, प्लेग्राउंड में, खेलते समय, बात, रोटी खाते समय, जो भी है उस समय बात करे फॉरेन लैंग्वेज, मतलब यहां अंग्रेजी की बात कर रहा है। तो बच्चे जब चारों तरफ हर जगह अंग्रेजी में ही बात करते हुए सुनेंगे, देखेंगे, तो वो भी तो सीखेगा अपने आप ही। फिर क्या कह रहा है दूसरा? एनकरेजिंग, उनको साहस बढ़ाओ विद्यार्थियों को, टू कन्वर्स ओनली इन दिस लैंग्वेज। बच्चों का साहस बढ़ाओ ताकि वो इस भाषा में ही बात करें। भाई अगर आप उन्हें हतोत्साहित कर दोगे, ऐसे क्यों बोल गया और वैसे, तो डर जाएगा। आपको डराना नहीं, आपको उत्साह बढ़ाना है। तो बच्चों को उत्साहित करो आप, ताकि वो इसी भाषा में बात करें। फिर क्या कह रहा है? अरेंजिंग, व्यवस्थाएं करो उनके लिए, ग्रुप डिस्कशन। बच्चों को कह दोगे चलो बच्चों आज दो दो के ग्रुप बना लेते हैं और बातचीत करेंगे उस भाषा में। कितना एक प्राकृतिक माहौल सेट हो जाएगा उनके सामने। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे की खोपड़ी में लैंग्वेज छप जाएगी, जैसे ये शिक्षण विधियां आपकी खोपड़ी में छप जाएंगी। ठीक है ना? तो छपाना है और लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंट आउट बाद में निकलवा लेना। और आप चाहते हो कि केवल पीडीएफ से ही काम बन जाए, तो इस बार वीडियो हटा दो, केवल पीडीएफ से देख लो, अगली वैकेंसी में आना, ये बात है। ठीक है ना? तो मेरा काम है। तो ये हमने बात की कि एक नेचुरली माहौल सेट हो जाना चाहिए बच्चे के सामने। फिर कैसे कैसे वो अपन ने यहां देखा है। चलें, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर यानी बच्चे ने जो सीखा उसको भी मौका दो कि वो फटे, एक्सपोज करे, मतलब उसको मौका भी दो आप। भाई वो सुन तो रहा है सब जगह, लेकिन जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा, एक्सपोज, भेद खोलना बोलते हैं जिसको, जब तक वो सीख रहा है उसको मौका नहीं मिलेगा बोलने का, तब तक कोई मतलब नहीं। एक्सपोजर बहुत जरूरी है। भाई आपने आज मेरे यहां से सीख लिए सिद्धांत, तो जब तक आपको सवाल नहीं कराऊंगा तब तक कोई औचित्य नहीं। आपको लगेगा पता नहीं ये क्या पढ़ा गया, सवाल देखोगे तो लो भाई साहब ये तो लैंग्वेज एग्जाम की है सेम। तो ये होता है एक्सपोज, मतलब उसको मौका देना, उस प्रैक्टिकली उस चीज को कैसे काम में लेगा वो। तो ये एक्सपोजर, मैंने हिंदी वैसे लास्ट में हटा दी थी जानबूझकर। एक्सपोजर यानी उसको वास्तविकता में खुलने का मौका दो। द चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग मोर रैपिडली बिकॉज ही इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरमेंट। एक बच्चा विदेशी भाषा से ज्यादा जल्दी मातृभाषा सीखता है। क्यों? क्योंकि उसको मौका मिलता है बोलने का।
भाई मौका मिलेगा तो टूटा फूटा बोलते बोलते शानदार बोलने लगेगा। तो व्हेन दिस लैंग्वेज इज स्पोकन एंड रिटन, तो जब बच्चा भाषा को बोलता है या लिखता है तो उसे एक्सपोज करने का मौका मिलता है। तो वैसे ही आपको भी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चे को अंग्रेजी में, क्योंकि हम अंग्रेजी के शिक्षक है ना, तो अंग्रेजी में उसको लिखने का, बोलने का मौका दिया जाए, एक्सपोज होने का मौका दिया जाए, तब जाके वो भाषा सीखता है। कहीं कोई बड़े सिद्धांत नहीं, सरल बातें हैं। चलिए, फॉलो, पालन करना है नेचुरल या प्रॉपर ऑर्डर का। भैया आप सीखने का जो नेचुरल ऑर्डर है, आपने याद किए होंगे, कौशल होते हैं, LSRW, तो जो नेचुरल ऑर्डर है उनका पालन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ LSRW शुड बी फॉलोड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हमने भी पढ़ा, अगर आप बच्चे को भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो जो प्राकृतिक क्रम है LSRW, इसी से सिखाओगे तो ही सीख पाएगा। अगर ये क्रम बिगड़ा तो बेटा कभी सीखना नहीं होगा। आप अगर ये चाहो कि पहले रीडिंग, जैसे हमने सीखा, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैंने पहले स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया तो मेरी दुकान बंद है यहाँ, ना मैं ढंग से समझ पाता हूँ ना बोल पाता हूँ। तो अगर किसी बच्चे को इसी, जैसे आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो बच्चे को पहले सुनाते हैं, क्योंकि बाकी सब बच्चे बोलते हैं, फिर वो बुलवाते हैं, फिर ये सिखाते हैं, तो बच्चा एकदम परफेक्ट ऑर्डर में सीखता है। तो नेचुरल या प्रॉपर ऑर्डर का पालन करना चाहिए। फिर बात करते हैं थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल मतलब बच्चे को मौखिक रूप से बहुत लाभ, मतलब बहुत मौके देने चाहिए। आप जो, आपको ध्यान है, ओरल स्किल्स, L और S वही बात है। तो जब तक बच्चे को लिसनिंग और स्पीकिंग का मौका नहीं दोगे, उससे ये काम नहीं करवाओगे, तो भैया 7 जन्म में ही भाषा सीखना मुश्किल है। तो ये वही कह रहा है कि ओरल अप्रोच का नियम, कि स्पीच यानी LS, मैं बोल चुका हूं पहले ही, स्पीच मोटिवेट करता है बच्चों को सीखने के लिए। स्पीच मस्ट प्रीसीड रीडिंग एंड राइटिंग। और आपको ये भी L1 में पिछली बार ये पूछा भी था कि स्पीच यानी LS पहले आना चाहिए किसके, RW। देखो RW से पहले कौन आना चाहिए, LS। ये पिछली बार लैंग्वेज सेम टू सेम उठ गई थी एग्जाम में, पर बच्चे तो बच्चे हैं, उनको दिखता सरल देखने वाली चीजें पढ़ लेते हैं, एग्जाम में रो लेंगे। वो सबके ऊपर, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आज टफ टाइम है तो कल का समय सरल होगा, आज सरल हुआ तो कल को टफ होगा, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं भी पढ़कर बना शिक्षक, तो मैंने भी बहुत टफ टाइम देखे, बहुत सारी चीजें पढ़ता था, बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन तब मैंने सोचा कि आज मुश्किल है तो कल को सरलता आएगी। आज सरल है, नौकरियां भी हैं और सब कुछ है। चलिए, तो स्पीच पहले सिखा दो, यानी लिसनिंग स्पीकिंग पहले सिखा दो, यही तो ओरल है। भाई आप ओरल सिखा दोगे तो रीडिंग राइटिंग भी आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू लेसन्स should be begin orally, as learning to speak a language is always the shortest way to learn to read and writing। देखो ये कह रहा है किसी भी पाठ को सिखाने के लिए अगर आपने पहले ही पाठ को मौखिक रूप से बच्चों को समझा दिया तो वो रीडिंग राइटिंग में भी शानदार करेगा। कुल मिला के बात एक ही है कि आप पहले ओरल चीजों पर फोकस करें। कहानी भी सुना रहे तो पहले ओरली बच्चों के माइंड में एक पृष्ठभूमि बना दें। तो ये ओरल अप्रोच का, रटना नहीं है। मैं फिर से कह दूं, अगर आपने समझ लिया तो मौज है, ये रटने के लिए नहीं, रटने के लिए आपको दूसरी कोई और मैटर देख लो, मैं तो समझाऊंगा एक एक चीज। फिर कह रहा प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर लैंग्वेज, मातृभाषा का उपयोग। देखो यहां मैं आपको बता दूं, मातृभाषा का उपयोग भी जरूरी है, क्योंकि अगर जो बच्चा घर पे मातृभाषा बोल रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकता स्कूल में घुसते के तो नहीं मातृभाषा नहीं, पूरा नहीं। देखो ये संभव नहीं है। मातृभाषा की मदद तो चाहिए लेकिन लिमिटेड, ये नहीं कि भयंकर तरीके से ही मातृभाषा में चल रहा है। अगर ज्यादा उपयोग करोगे तो भी गलत है। भाई मातृभाषा का यूज होना चाहिए लेकिन थोड़ा उचित। ऐसा नहीं है कि पूरा कारोबार ही मातृभाषा में चल रहा, तब तो मामला बैठेगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है ये, कि व्हेन वी लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज, हम जब एक दूसरी भाषा सीखते हैं, वी टेंड टू फिल्टर, हमारी हमारी एक मनो एक रुचि हो जाती है, हमारी इच्छा होती है फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नॉन। यानी हम क्या करते हैं, हम जो भाषा पहले से जानते हैं जैसे मातृभाषा, उसी के नियम तो अगले में घुसेड़ते हैं।
यानी हमारी एक एक मानसिक वृत्ति है, मतलब हमारी टेंडेंसी, हमारा एक मनोवृत्ति है कि हम नई भाषा सीखेंगे तो मन में पुरानी भाषा के नियमों से ही तो जोड़ के सीखेंगे। तो ये कह रहा है कि वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नॉन, यानी हम इस संसार में बाकी जितनी भी भाषाएं हैं उनको उसी रूप से देखते हैं जिस भाषा को हम जानते हैं। सो इस वजह से ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी भाषा को सीखने और सिखाते समय मदर टंग कैन बी यूज्ड इन रेयर मैनर, मातृभाषा का यूज होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा कम, रेयर मैनर। इट मीन्स इसका मतलब टॉपिक के लिए एक बार, मतलब एक बार उसको, लेकिन बार बार फिर मातृभाषा नहीं। जैसे बच्चे को एक बार कह दिया कि नमक मतलब सॉल्ट यानी नमक, लेकिन फिर उसको दोबारा नमक नमक नहीं बताएं, फिर उसको कहें सॉल्ट, क्योंकि एक ही बार। तो मातृभाषा का यूज होना चाहिए क्योंकि उसके बिना मामला बैठेगा नहीं, लेकिन उसका न्यायोचित उपयोग होना चाहिए, रेयर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको तो ध्यान ही है, मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर मातृभाषा का यूज बहुत ज्यादा होगा, एक्सेसिव, तो बेटा फिर तो वो गलत है, फिर तो मातृभाषा ही सीखेगा, फिर नई भाषा कैसे सीखेगा। आगे बढ़े। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नॉर्मल सी चीज है, इमिटेट मतलब कॉपी करना, नकल करना। बच्चा अध्यापक का अनुकरण करता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक जो पढ़ाता है, जो सिखाता, वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चा टीचर का अनुकरण ही तो है। अगर मैं एक चीज बात कहूं आपसे, एक सरल सी बात कह रहा हूं, आपने किसी शब्द को बोल दिया, मैं एक चीज उदाहरण दूं, ये एक शब्द आया अंग्रेजी का, ठीक, अब टीचर भी इसको कह रहा शुल्ड, तो बच्चा भी तो उसी की कॉपी करके शुल्ड बोलेगा। तो सोचो कितना गंदा बात है, सॉरी गंदी बात, क्योंकि टीचर की अनुकरण करता है, टीचर की कॉपी करता है बालक, तो टीचर को क्या चाहिए? एकदम परफेक्ट के शुड, ठीक है ना। जब बच्चा भी क्या बोलेगा? शुड, और आप करोगे शुल्ड, तो बच्चा भी शुल्ड। ऐसा नहीं होता बेटा, पाप है ये। तो लैंग्वेज कैन बी लर्नड एक्यूरेटली थ्रू इमिटेशन, भाषा को शुद्धता से सीखा जा सकता है नकल के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार एक टीचर बच्चों के लिए आइडियल, आदर्श होता है। तो टीचर को क्या करना जरूरी है? एक्सपर्ट होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको क्या करें? फॉलो करें। टीचर जैसा करेगा बच्चा भी तो वैसा ही करेगा। तो ये टीचर के लिए है कि टीचर को एक अच्छा, एक आइडियल, आदर्श होना चाहिए बच्चों के लिए। क्लियर है ये चीज? कहीं कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए भाई साहब किताबें पढ़नी पड़ रही है, 5-5, 10-10। और मैं कह रहा हूं, सरलता से कह रहा हूं कि किताबों की नहीं, यूनिवर्सिटीज की बुक्स की भाषा आती है, अब गाइडों के चक्कर में मत रह जाना। चलिए आगे बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट यानी आदत, फॉर्मेशन यानी बनाना, या आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड रुचि से जुड़ा हुआ ही शब्द होता है, कौशल भी कहते हैं अलग अलग भाषा में। तो ये क्या सिद्धांत है? देखो, आदतों का निर्माण करना। आप टीचर हैं तो आप बच्चों में ये आदतें विकसित करें। किसी से मिले तो क्या बोलना है, किसी से जा रहे हैं अलग हो रहे हैं तो क्या बोलना है, आदतें बना दो। आदतें ही तो हमें सिखाती हैं। जैसे हमने आदत बना ली, कोई टीचर आए तो गुड मॉर्निंग सर, कहीं अड़के तो सॉरी, ये आदतें हैं। तो टीचर को भी अगर बच्चे को भाषा सिखानी तो बेटा उसमें आदतों का निर्माण करना पड़ेगा, हैबिट्स को फॉर्म फॉर्म करना पड़ेगा, आदतों का निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो सीखना संभव नहीं है भाई। तो ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल। ये मैं बता चुका हूं कि भाषा सीखना एक कौशल जैसा है, जैसे कि साइकिल सीखना, तैरना सीखना, इस पे बात हो चुकी है। लैंग्वेज इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और भाषा जो है ना वो सभी विषयों का एक यंत्र है, क्योंकि भाषा के बिना बेटा सब्जेक्ट नहीं हो सकते। गणित से पहले भाषा आना जरूरी है, ये बात याद रहे। सो इट शुड बी ऑटोमेटिक। तो भैया भाषा ऑटोमेटिक होनी चाहिए, एक जैसे कि एक आदत, आदतें धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है ना। तो इसको ऐसे सिखाओ कि बच्चा ऑटोमेटिक वैसे काम करने लग जाए। इट शुड बी लर्न टू द पॉइंट दैट लिटिल और नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्पीक इट, मतलब इस तरीके से सिखा दो कि बच्चे को बोलने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़े। अभी आप देखो, लड़ लो 2 मिनट में अगला अपनी भाषा में शुरू हो जाएगा, उसने ये कोशिश नहीं की, वो हैबिट है उसकी ऑटोमेटिक। तो टीचर भी वैसे ही बच्चों को ऐसी आदतें बना दे कि हर चीज ऑटोमेटिक हो जाए।
क्लियर है ये चीज? तो आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। किसी से मिलें तब क्या बोलें, कुछ पूछें तो क्या बोलें। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में मे आई, प्लीज, सॉरी, इस तरीके की आदतें बना दी जाती हैं। लैंग्वेज हैबिट शुड बिकम ए नेचर, और जब भाषा की आदत हो जाएगी तो वो अपनी एक स्वभाव हो जाएगा। एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म हैबिट्स, यानी ये कह रहा है कि आदतें निर्माण करने की कोशिश होनी चाहिए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग या को रिलेशन विद लाइफ, बच्चों को उनके जीवन से लिंक या रिलेट करके पढ़ाना सिखाना। इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ तो वैसे ही मैं समझा रहा हूं कि आप जो भी सिखाते हो बच्चों को बताओ कि ये आपके जीवन से कहाँ जुड़ा हुआ है। आप दुकान पे जाएं तो ऐसे बोले, यानी आप देखते होंगे करके सीखना। आप जो स्कूल में सिखाते हो वो बच्चों को ये भी बताओ जोड़कर कि ये कहाँ काम आएगा। आप बच्चे को बताओ कि दुकान पे जाना है तो ऐसे बोलना, एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी द, ऐसे करके। तो बच्चे को मूल जीवन से जोड़कर अगर नहीं सिखाओगे तो वो काम ही नहीं आएगा। बच्चों को कहो कि माँ से कुछ मांगना है तो ऐसे बोलना है, तो वो क्या है कि बच्चा फिर हैबिट में आ जाएगा। तो जीवन से जोड़कर सिखाना कि जीवन में ये चीज ऐसे ऐसे काम आती है। केवल यूं नहीं साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा के भगा दिया, साला जीवन में कभी काम नहीं ना। जीवन में काम आने वाली चीजें सिखाओगे तो आदतें बन जाएगी, भाषा अच्छी समझ में आएगी। आगे बढ़े, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन से मैं आपको कह दूं, एक एक शब्द आपका हिंदी में आता है ऐसा, समानुपात। समानुपात, देखो भाषा में सीखने को चारों कौशल हैं, ग्रामर है, पोइट्री है, लिटरेचर है। तो एक टीचर को चाहिए कि हर कौशल को, हर भाग को बराबर अनुपात में इक्वल वेटेज दे। ये भी नहीं कर सकते कि केवल ग्रामर पढ़ा दो, वो भी गलत है। ये भी नहीं कर सकते केवल लिसनिंग नहीं करवाए। तो वैसे ही हर भाग को बराबर अनुपात में करके सिखाना चाहिए। तो ये वही कह रहा है कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 4 भाग हैं, स्किल भी 4 हैं भाई। प्रोज आपका गद्य पद्य होता है, वो व्याकरण है, कंपोजिशन, लेटर राइटिंग वगैरह है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भाग जो भाषा का उसको बराबर सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई प्रोज सिखा दिया तो पोइट्री छोड़ दिया, पोइट्री प्रोज सिखा दी तो ग्रामर छोड़ दी। देखो सब चीजें मिलकर, प्रपोर्शन का मतलब है बराबर ट्रीटमेंट करना अलग अलग भागों को जो भाषा के सीखने के, वो एक ही बात है। कौशल भी सिखाओगे तो बराबर भाग पे ही तो जोर देंगे। ऐसा तो होगा नहीं भाई इस लिसनिंग करवा दिया बाकी भूल गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि सब जितने भी भाग हैं वो चाहे लैंग्वेज के हों चाहे स्किल्स के हों, सबको बराबर वरीयता देकर सिखाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, वही बात है अभी जो कोरिलेशन विद लाइफ बताया मैंने, सेम ही चीजें, करके सीखना। यानी बच्चों को आप जो सिखाते हो, बच्चों को कहो कि अब तुम खुद करो। ये आपने बच्चों को कहा कि दुकान पर जाके ऐसे ऐसे बोलना है, अब आप खुद साइड में खड़े हो के बच्चों को बोला अब करो। एक को दुकानदार बना दो और एक को कस्टमर बनाओ। जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा उसके काम नहीं बनेगी। तो ये वही कह रहा है कि करके सीखना। और आप तो जानते हो बहुत बढ़िया है ये सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ लर्नर इज मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग बाय डूइंग एक्टिविटीज हिमसेल्फ। देखो बच्चा जब भी मोटिवेट रहेगा जब तक वो खुद एक्टिविटी करता है। एक जैसे मैं आपको बताऊं, आप नियम सिखा रहे हो क्रिकेट सीख खेलने के, ऐसे मारना है, ऐसे रखना है, ऐसे पकड़ना बॉल को, ना बच्चे 2 मिनट ही रुचि लेंगे, बच्चा खत्म हो जाएगा। तो बच्चे को जब आप खुद बोल दोगे ले अब तू ट्राई कर, ले अब तू ट्राई कर, तब बच्चा और वाह यार आप तो खुद कर रहे हैं। तो करके सीखना बहुत शानदार सिद्धांत है। success, mistakes, error, and this principle promotes the learning from success, mistakes, errors and failure। बच्चा फिर जब खुद करेगा तो सफल भी होगा, गलतियां भी होंगी, एरर एक ही चीज है, और असफल भी होगा, लेकिन सीखेगा वो। और खुद करके सीखा हुआ भूलता नहीं है। जैसे साइकिल चलाने में आपने बैठकर सिखाया तब इतना नहीं समझ में, जो तो घोड़े घुटने नहीं फूटे, घुटने फूट के सीख गया तो वो सीख गया। तो खुद करके सीखता है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। खैर, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, ये बहुत, इसके सवाल बहुत आए भाई, तारे 3 ही बना लो चाहे इसके, कि बच्चों को एक्टिव और पैसिव वोकेबलरी सिखाना। ये ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव व्याकरण वाला एक्टिव पैसिव नहीं है, ये अलग है। वोकेबलरी यानी शब्दकोश। तो देखो बच्चों में एक्टिव वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए और पैसिव वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। पहले तो मैं मौखिक समझा दूं ये है क्या। देखो हर इंसान के मन में बहुत सारे शब्द रहते हैं,
यानी वोकेबलरी तो रहती है, लेकिन ऐसी वोकेबलरी जो हम समझते हैं, हमें अर्थ पता और आम जीवन में बोलने लिखने में भी वही काम में लेते हैं, वो एक्टिव है। और ऐसी वोकेबलरी जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बोलने लिखने में काम नहीं लेते, उसे पैसिव वोकेबलरी कहते हैं। मैं उदाहरण के रूप में, अब जैसे मान लो एक शब्द है अंग्रेजी का यहाँ पेन, इसीलिए मैं कह रहा हूं केवल नोट से कुछ नहीं होगा जब तक समझ विकसित नहीं होगी, और मैं समझ विकसित करके छोड़ूंगा। अब ये पेन लिया है अंग्रेजी का, अब इस पेन शब्द को आप समझते हैं, हाँ, अर्थ भी जानते हैं, हाँ, और बोलने और लिखने में भी यही, दुकान पर जाके थोड़ी बोलेंगे कलम दे ना, अपन बोलने में लिखने में आप दोस्तों से बात करते तब भी क्या बोलते हैं, पेन, कलम थोड़ी बोलते हैं। तो पेन हमारी कैसी वोकेबलरी है, एक्टिव, मतलब हम समझते हैं, अर्थ भी जानते हैं और आम बोलचाल में काम में भी लेते हैं, वो एक्टिव हो गया, सीधी बात है। अब जैसे मैं एक शब्द और काम में लूं, आपके यहाँ टी, चाय, आप समझते हैं, अर्थ भी पता है, लेकिन दुकान पे जाके बोलेंगे चाय दे, यानी आप काम में नहीं लेते, ये कैसी वोकेबलरी है, पैसिव। तो ये तो था मेरा समझाना, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे शब्द जिनको हम पहचानते हैं, समझते भी हैं और निरंतर उपयोग में भी लेते हैं बच्चे, कब कब, बोलने में या लिखने में, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वोकेबलरी। जो मैंने बताया पेन का, एक्टिव वोकेबलरी में शामिल हैं वो शब्द जिन्हें हम काम में लेते हैं हमारे डे टू डे ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में। वो एक ही बात है, हम जो शब्दों को डेली रिटन और मतलब लिखने बोलने में काम में लेते हैं ना, वही एक्टिव है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत विशेष है, मैं आपको कह दूं, इसके सवाल बहुत आए हुए हैं। तो ये एक्टिव और ये पैसिव वोकेबलरी के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो मैं लापरवाही नहीं कर रहा। मैं चाहता तो एक लाइन में लिखवा के भी चेप सकता था, पर मुझे पता है एग्जाम टफ होते जा रहे हैं, अच्छे सवाल आते हैं, तो लापरवाही क्यों की जाए। तो ये कह रहा पैसिव में वो शब्द जिन्हें हम पहचानते तो हैं और समझते भी हैं, लेकिन कभी काम में नहीं लेते बोलने और लिखने में, उनको पैसिव कहते हैं। वही मैंने अभी टी की बात कही थी, हम ऐसे बहुत सारे शब्द जानते हैं लेकिन उनको काम में नहीं लेते हमारे स्पीच में, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, पैसिव वोकेबलरी। वही चाय वाली बात। तो दो तरह की शब्दावली बच्चों में, आपको एक्टिव वोकेबलरी भी विकसित करनी है और पैसिव भी, लेकिन एक्टिव पे ज्यादा फोकस करें, बच्चों को वो काम में भी लेने को कहें शब्द, तो क्या है, बच्चे की वोकेबलरी का जो मामला बढ़ेगा। अच्छा बच्चों, एक्टिव वोकेबलरी ज्यादा होती है पैसिव होती, तो पैसिव ज्यादा है, लेकिन अपन काम में कम शब्दों को लेते हैं, तो वो एक चीज हो जाती है। तो इनके सवाल बहुत आए हुए हैं कि एक्टिव कौन सी और पैसिव, ये थोड़ा ढंग से समझ लेना। आगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, ये बहुत अच्छा है। मैंने वैसे तो सिद्धांत वही लिए जो अच्छे और काम के हैं। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, इसका विपरीत वो होता है अमूर्त, होता है ना, एक अंग्रेजी में शब्द आप देखे होगा एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त। तो मूर्त आपने सीखा होगा, बच्चा भाषा तभी सीखेगा जब उसे मूर्त रूप में सिखाया जाए। जैसे ये सिखा दिया पेन, तो बच्चे ने प्रैक्टिकली मूर्त रूप में देखा तो ये याद रहेगा। तो कॉन्क्रीटनेस का सिद्धांत भी ये कहता है कि बच्चे को अगर ऐसे सिखाया जाए कि ये पेन, दिखाया नहीं, समझा के, दिखा के, एक होता अमूर्त रूप में, बच्चों को ऐसे बता दिया ऐसे ऐसे एक लंबा सा होता है अमूर्त रूप में, वो नहीं सीख पाएगा पेन ऐसे। तो देखो, मूर्तता का सिद्धांत, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, तो मूर्तता का सिद्धांत, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द एज्यूम्पशन, इस सिद्धांत पर आधारित है कि ज्ञान दिमाग में परमानेंटली स्टोर्ड हो सकता है अगर उसे कैसे लिया जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। देखो मैंने कहा ना, अगर आपने कोई चीज प्रैक्टिकल, एक तो आप गाड़ी चलाने के नियम बताते जा रहे हैं, गाड़ी नहीं चलवा रहे हैं, बस नियम ही बता रहे हैं, वो तो अमूर्त हो गया। एक गाड़ी की चाबी देख ले फूट जा, तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखा ना भाई, खोपड़ी में उम्र भर छपेगा। वही साइकिल वाली बात, साइकिल पे जब तक खुद नहीं टूट के सीखेगा तब तक नहीं आएगा। एक तो खड़े होकर ज्ञान दे रहा है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो नहीं, वो तो कैसा ज्ञान है, एब्स्ट्रैक्ट, बेटा इससे सीखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कह दे ये ले गाड़ी चला, तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वो दिमाग में क्या छप जाता है, परमानेंटली। इसीलिए तो कॉन्क्रीटनेस से सिखाते हैं ताकि परमानेंट याद रहे। इट लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, वही बात,
परमानेंट रहेगा मतलब लंबे समय तक उसकी खोपड़ी में रहेगा, बच्चे के माथे में, बिना मातृभाषा के यूज के। अगर आप बिना मातृभाषा का यूज किया, आपने प्रैक्टिकली करवा लिया, तो फिर मातृभाषा के यूज के बिना भी बच्चा टॉप क्लास सीखेगा और जीवन भर याद रहेगा। ये किसका सिद्धांत है? मूर्तता का, कॉन्क्रीट। क्योंकि बच्चे ने वास्तविकता में, देखो, एक बच्चे को सिखाए डीओजी, डॉग यानी कुत्ता, तो वो डॉग और कुत्ता दोनों दिमाग में उसके, तो ये बच्चा वापस जब कभी कुत्ता दिखेगा तो वो सोचेगा कुत्ता है और कुत्ते को डॉग बोलते हैं। लेकिन अगर सामने डॉग रखा और उसको कह दिया दिस इज डॉग, बस कुत्ता कुछ होता ही नहीं, तो बच्चे ने वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया। अब जब भी कुत्ता दिखेगा वो डॉग ही बोलेगा, क्योंकि कुत्ता उसको पता ही नहीं। तो मूर्त रूप से सिखाना बहुत जरूरी है, और तभी उसके माथे में परमानेंट वो छप जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रहता है। भले ही मातृभाषा का यूज नहीं हो, प्रैक्टिकली अगर उसने कर लिया तो मामला सेट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये कोई खास नहीं है। ये कह रहा है कि प्रैक्टिस और ड्रिल एक ही बात है, अभ्यास, प्रयास। आप बच्चे को जो बताते हो उसका प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब जैसे हमने स्कूलों में ग्रामर पढ़ ली, आर्टिकल पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए, लेकिन कुछ मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको वास्तविक जीवन में तो प्रैक्टिस की नहीं, और नहीं की इसलिए हमको याद भी नहीं रहे। तो ये सिद्धांत कहता है कि बच्चे को आप जो सिखाते हो उसका प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वास्तविकता में उसकी ड्रिल होनी चाहिए, है ना। लैंग्वेज लर्निंग इज एन आर्ट, सो लैंग्वेज टीचर शुड बी अनेबल स्टूडेंट्स टू गेट मास्टरी ओवर द लैंग्वेज पैटर्न। एक भाषाई अध्यापक को बच्चों को जो भाषा के पैटर्न है, सेंटेंस, उनके ऊपर एकदम कलाकारी से मास्टरी आ जानी चाहिए। कैसे आएगी? कि आप क्लास में बच्चों को कह रहे हो एक दुकानदार बन जा, एक ग्राहक बन जा, और फिर कह दो कि भाई घर पे प्रैक्टिकल ये करना है, दुकान पे जाए तो ऐसे ही बोलना है, तब जाके बच्चा मास्टर हो जाएगा। तो बच्चे को प्रैक्टिस और ड्रिल भी करवानी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी ये कह रहा है कि आप जो भी सिखाएं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य परक शिक्षा होनी चाहिए। आप ऐसा कुछ सिखा रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं, तो बच्चा कहां तक याद रखेगा, भूल जाएगा। जैसे मैं हूं, मैंने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ लिया 8वीं 10वीं में जब भी आए, लेकिन मेरे वो काम ही नहीं आया, मेरे वो कोई पर्पज का ही नहीं रहा, तो मैं भूल गया। तो ये चीजें, तो आप जो भी सिखाते हैं उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। इफ द पर्पज ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज डिसाइडेड एंड डिफाइंड, अगर अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य निर्धारित और निश्चित कर ले जाते हैं तो ये आरामदायक हो जाएगा, इजी हो जाएगा बच्चों को पढ़ाने में। तो ये कोई खास नहीं, ठीक ठीक चीज है। आगे, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। भाई आप बच्चे को, अगर बच्चा बढ़िया कर रहा है तो शाबाशी दो, इनाम दो उसको, और बुरा कर रहा है तो मतलब उसको थोड़ा ऐसे समझाओ प्यार से, ठीक है ना, मारना कूटना नहीं है। तो अवार्ड दो, पनिशमेंट दो, जरूरी नहीं कि कूट दो, हाथ खड़े करवा लो, थोड़ी देर बाहर बैठा दो उस बच्चे को। तो रेनफोर्समेंट यानी अच्छा काम कर रहा तो शाबाश दो, वाह ये ले चॉकलेट, और बुरा कर रहा तो उसको समझाओ, मतलब प्यार से। तो ये चीज है। तो रेनफोर्समेंट आपने देखा होगा, पुनर्बलन, जोर देना। इमीडिएट रेनफोर्समेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तुरंत उसका जो अवार्ड है बहुत अच्छा सिद्धांत है। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये आपने देखा होगा वो चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूव कर दिया गया कि पुनर्बलन जो है ना वो करेक्ट रेस्पॉन्स का वो बढ़िया सिखाने में मदद करता है। भाई एक चीज बताओ, आज बच्चा गांव से आया बिल्कुल हिंदी बोलते हुए, अंग्रेजी में एक अक्षर नहीं आता, लेकिन उसने अंग्रेजी बोली, 2 लाइनें बोल दी, तो उसे को गजब यार, शानदार, छोरा खुश हो जाएगा, हट्टा अंग्रेजी आने लगी, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये चीज है कि पुनर्बलन होना, और अगर गलत बोला तो उसे समझाएं, कोपचे में लेके नहीं, वैसे ही समझा दो। आजकल गवर्नमेंट ने मना कर रखा पीटने कूटने का, तो वो नहीं करना है, प्यार से नहीं तो थोड़ा गुस्से से समझा दो बस उसको। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल, यानी बहुत सारे अप्रोचेस। देखो ये कह रहा है कि टीचर को अपनानी चाहिए कई उपागम, लेकिन न्यायिक रूप से, मतलब उचित रूप से और तार्किक रूप से, ताकि लक्ष्य पर। मैं आपको कह रहा हूं, अगर बच्चे को टीचर सिखा रहा है तो जरूरी नहीं कि एक विधि से सिखाएं, कई विधियां, कई मेथड और अप्रोचेस की मदद ले सकते हैं, लेकिन जुडिशियस, मतलब तार्किक रूप, ऐसे नहीं कुछ भी ठूंस दिया, ऐसा नहीं होता है, बहुत तार्किक रूप, इतना सा ये विधि, इतनी सी ऐसे। तो ये अच्छा है, मल्टीपल लाइन, कई अप्रोचेस को मदद लेकर। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, ये नॉर्मल ही है, शुद्धता और सटीकता का सिद्धांत। ये कह रहा है कि आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, कई सिद्धांत एक दूसरे के जैसे ही, तो बेटा वो ऑप्शन देगा ही नहीं ऐसा, कि एक टीचर शुद्ध और सटीक होना चाहिए, तभी तो बच्चा सही सीखेगा।
तो टीचर को एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए, तभी बच्चा सही सीखेगा। बस वो चीज है, वो इमिटेशन वाला मामला। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ भी जो सिखाया जाता है वो एकदम एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए। क्यों? यूज करेक्ट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स, एकदम शुद्ध शब्द काम में लो, उच्चारण एकदम शुद्ध करो, लय ताल शब्द की बढ़िया होनी चाहिए, स्पेलिंग और स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि जब आपके एक्सप्रेशन और जो उच्चारण वो एकदम शुद्ध होगा ना, तो एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव। यार एक चीज बताओ, आप गांव में बैठे, कोई अंग्रेजी बोल रहा शानदार तरीके से एकदम, तो वो कैसा रहेगा? इंप्रेसिव होगा उसका एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसने सही वर्ड यूज किए, उच्चारण एकदम बढ़िया किया। तो ये इस सिद्धांत से ही होता है कि अगर आप एक्यूरेट और करेक्ट बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन शानदार रहेगा, इंप्रेसिव रहेगा एक्सप्रेशन आपका। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो बोलते हैं, भाषा सीखते हैं, वो एकदम एक्यूरेट और करेक्ट होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो मामला हो गया है, मैंने यहाँ सिद्धांत बता दिए हैं। अब पिछले 1.5-2 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे चिपका देता हूँ, 2-2 मिनट का समय भी दे दूंगा। देखो, इनको रटा नहीं जा सकता है, सिर्फ समझना। सिद्धांत 1.5 करोड़ हैं, अपने को नहीं मतलब है। एक अच्छा अध्यापक बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या सिद्धांत अपनाता है, बस उस पर ही काम होता है ये। तो सवाल कर लेते हैं अपन, देखें आप कितना करते हैं। बच्चों ने कहा सर आप हमें समय नहीं देते हो, तो 10-5 सेकंड आप पढ़ लो, मैं भी पानी वानी पी लेता हूं, देखें। पर मेहनत लगती है भाई, ऐसे घास काटो काम नहीं करना है मुझे। हाँ, निम्न में से निम्न में से गलत कौन सा? बेटा इस पे, इसको मत भूल जाना, कई बार जोश जोश में ये बोल रहा गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, जो स्वाभाविकता का सिद्धांत है, उसमें क्या शामिल है? गलत पूछ रहा है। बच्चों से बात करना क्लास में, प्लेग्राउंड में, ये तो शामिल था। उनको ग्रेड सीक्वेंस देना, ये तो यार टेस्टिंग का आ गया, ये नहीं लग रहा। अरेंज ग्रुप डिस्कशन अरेंज करना, सही बात है। बच्चों को मोटिवेट करना, टारगेट लैंग्वेज बात करना, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब गलत कौन सा है? ये वाला। तो इस तरीके से हमारा एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी, क्योंकि गलत पूछ रहा है। तो ग्रेड देना और सीक्वेंस वो इसका काम नहीं है, वो अलग है, सिलेक्शन और ग्रेडेशन अलग है। भैया नेचुरलनेस में यही चीजें आती हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से, ये सवाल अभी लेटेस्ट हैं, 2023-24 के हैं शायद ये। हाँ, 24 की परीक्षा के, या 25 शुरुआत में भी हो सकते हैं। समय थोड़ा समय दिमाग से निकला, पर हैं लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन। और आप देख लो, अगर आपको लगता है कोई सरल भाषा में पढ़ा रहा है, लेकिन उससे मतलब क्या है? परीक्षा में तो एक सवाल नहीं आ रहा है, फिर उस सरलता का क्या करोगे? खिचड़ी बनाओगे क्या? इसलिए बेटा लापरवाही नहीं करना है, पेपर में बढ़िया नंबर लाने हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ डैश लीव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, लंबे समय तक दिमाग में टिका रहता। बोलो क्या था? मूर्त रूप से सिखाना। अगर ये नहीं होता तो अपन इस पर भी काम करते। तो किसी व्यक्ति को अगर मूर्त रूप से सिखा दिया जाए तो बेटा वो उम्र भर नहीं भूलता फिर। ये बात अपन ने कर चुके हैं। पैदा करना, इंटरेस्ट की बात चल रही थी उस समय, ठीक है ना? और एक्सपेक्ट करना और इंसेंटिव, ये किसकी टेक्निक है? देखो, सबसे पहली चीज, यहां थोड़ा सा उलझने की जरूरत नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हाँ, अगर मोटिवेशन नहीं होता तो दूसरा उत्तर इंटरेस्ट को रखते, क्योंकि सिद्धांत तो मोटिवेशन का ही है। मोटिवेशन के सिद्धांत के अंदर ही एक छोटा सा भाग क्या आता है? इंटरेस्ट का। तो ये ध्यान रखना, मोटिवेशन बेस्ट आंसर है। मोटिवेशन नहीं होता तो आप इंटरेस्ट के बारे में सोचते, ये बात याद रखना। और मैंने इसीलिए आपको जब शुरू में पढ़ाया था ना ये, तो मैंने प्रिंसिपल का नाम यही रखा था, इंटरेस्ट इसी का सब भाग है। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो इंटरेस्ट चिपकाते। इसलिए घास नहीं काटूंगा मैं, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ऐसे। तो ये आंसर करेक्ट, ये नहीं होता तो ये करते। चलिए आगे बढ़े, देखें क्या होगा। When we learn a second language, जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमारी आदत है उस उस लैंग्वेज को उस लैंग्वेज से कनेक्ट करना जिसे हम जानते हैं। ये किस भाषा का है? मैंने कहा था ना, मातृभाषा का यूज करके सीखना, क्योंकि मातृभाषा के हिसाब से आप नई भाषा सीखते हो। हमने बात कर रखी है इस चीज के बारे में।
द प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीटनेस, मूर्तता का सिद्धांत। टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द अज्यूम्शन दैट लैंग्वेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली। अगर उससे किस तरीके से सीखा जाए कि परमानेंटली, मैंने बोल रखा है अगर आप उसे प्रैक्टिकली सीख लेंगे तो खोपड़ी में छप जाएगा। मैंने मैंने क्वेश्चन से देख के नहीं, मेरे पास 1.5 साल 2 साल पहले का ही कंटेंट पड़ा है, आप चाहे तो वो देख लें, ये सवाल तो बाद के हैं। तो मैंने क्वेश्चंस या ऐसे पैटर्न से लेता हूं जहां से एग्जामिनर उठाता है, ठीक है ना। चलो, द नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली, ये किस में था, कॉन्क्रीटनेस में, कई बार आ गया ये। अगर किसी बच्चे को मूर्त रूप से सिखा दिया जाए तो खोपड़ी में परमानेंटली छप जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटिव टू पैसिव वोकेबलरी, याद आया मैंने पैसिव और एक्टिव वोकेबलरी बताई थी, और ये कह रहा है संबंधित नहीं है, ये बात याद रखो, नहीं है मतलब गलत ऑप्शन है पैसिव वोकेबलरी का। देखो ये तो एक्टिव में भी है और पैसिव में भी है, अपन उनको पहचानते हैं, समझते हैं। अब इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। अब देखो, वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग, अक्सर बोलने और लिखने में काम में लेते हैं, ये वाला पैसिव से रिलेटेड नहीं है, ये तो है नेवर यूज्ड, बिल्कुल सही है, ये भी है। तो कुल मिला के याद रखना, ऐसे सवाल उलझा देते हैं, इस पे ध्यान दिया करो। नॉट रिलेटेड पूछ रहा है तो ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है और ये भी रिलेटेड, ये नहीं है, क्योंकि ये किसका आपको पता हो तो बेटा ये कौन सी वोकेबलरी का है, ये एक्टिव का है, तो इसलिए ये पैसिव से रिलेटेड नहीं है। देखो क्या कह रहा है, वर्ड्स अक्सर यूज करते हैं बोलने लिखने में, तो एक्टिव वोकेबलरी हो गई। ऐसे आते हैं सवाल, कोई कुछ भी चेपे, अपने को तो एग्जाम में पास होना है। वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड एंड कॉन्स्टेंटली, ऐसे शब्द जो अपन समझते भी हैं और निरंतर उपयोग करते हैं, एक्टिव, सीधी सी बात। आपको अगर रोकना हो तो पॉज कर लीजिए वीडियो, पर घास नहीं काटना है। पेपर में जो सवाल आते हैं उन पे काम करो बेटा, कुछ भी चिल्लर से मतलब नहीं है, कोई कोई कुछ भी चेप रहा है भैया, दिखने में सरल होने से मतलब नहीं है। पेपर में सवाल एक नहीं बनेगा तो क्या कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का एक सिद्धांत नहीं है। नेचुरलनेस है, लर्निंग बाय डूइंग है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल है, कॉपी पेस्ट ना, कॉपी पेस्ट करना नहीं, तो ये आंसर एकदम करेक्ट है क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। कॉपी पेस्ट करना कोई सिद्धांत नहीं, और ये गलत बात भी है। Which one of the following is not included under the principles of English teaching, कौन सा सिद्धांत नहीं है बताओ चलो। नेचुरल प्रोसेस है, हाँ। उद्देश्य होना चाहिए, हाँ। सिलेक्शन का सिद्धांत भी है, लेकिन उखाड़ फेंकना संस्कृति से, ये क्या सिद्धांत हुआ। तो ये हमारा सही उत्तर है कि संस्कृति से, जड़ से उखाड़ फेंकना कोई सिद्धांत नहीं, और तो गलत बात है। तो ये उत्तर सरल सवाल है, कहीं ऐसा नहीं जिसके लिए भाई साहब 150-200 किताबें पढ़नी हो। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मोटिवेशन इंटरेस्ट पैदा करना, बनाए रखना, उसको कंट्रोल करना, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये एकदम करेक्ट है। ये तो सरल सवाल है और ये सब अभी के हैं, अभी के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट सब इनके। चलो करो फटाफट करो, पानी वानी पी लेता हूं मैं और जब तक। पर मेरा कंटेंट परीक्षा में सुंदर लगेगा, अभी भले ही नहीं लगे तो मत लगने दो ना, रिजल्ट देना है मुझे, झूठी तसल्ली नहीं, वो आप रख लो बेटा आराम से। हर टॉपिक में सुंदर काम करके जाऊंगा मैं। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स उत्साह, बच्चों में उत्साह पैदा किससे होता है, अरे मोटिवेशन से, मोटिवेशन से ही तो उत्साह पैदा होगा। डैश मीन्स, इसका मतलब है इक्वल, बराबर भाग में बांटना, याद आया समानुपात, समानुपात का सिद्धांत, प्रोपोर्शन। एक्सप्रेशन शुड बी इंप्रेसिव, इज एन मतलब आपकी अभिव्यक्ति सुंदर होगी अगर आप कैसे, बताओ चलो। अगर आप शुद्ध और सटीक बोलोगे तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, सुंदर, ये बता रखा मैंने आज ही। अगर आपने इनमें से आधे से भी ज्यादा सही कर ली ना पहली बार में, तो इसका मतलब आप धुरंधर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, समय तो लेती कोई चीज। द की प्रिंसिपल, सबसे मुख्य सिद्धांत,
तो मैंने कहा था ना, सबसे मुख्य क्या था, एक एक चीज बताई हुई है मेरी। सबसे पहला है, उधर तो बात थी सिलेक्शन की, लेकिन यहाँ नहीं है ना वो, तो यहाँ मोटिवेट करो पहले बच्चों को, बाकी सब चीजें बाद में, है ना। ये हर चीज, ये सिद्धांत आप खुद देख लो। फैसिलिटेट, क्या टीचर सेंटर्ड बनाना चाहिए क्लासरूम को? गलत। केवल डिसिप्लिन सही करना? गलत। बच्चों को टीचर अपनी कलाकारी दिखाए ना, भाई, तो ये सारे ही गलत है, ये बेस्ट है। ये सवाल थोड़ा सा इस पे तारे बना लो, मैंने जानबूझ के शामिल किया है, जानबूझ के शामिल किया है, क्योंकि इससे मेरा डिपार्टमेंट से अभी भी विवाद चल रहा है। शुरुआत हमने की थी कि जो प्रिंसिपल है स्वाभाविकता का, पहला ही पहला जो मैंने पढ़ाया है, वो किस भाषा के लिए है, आप खुद सोच लो। तो बेटा, स्वाभाविकता का सिद्धांत तो मातृभाषा के लिए भी है, विदेशी भाषा, किसी भी भाषा के लिए हो सकता है वो, इसका सरलता से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या किया, अब ये सवाल आया अभी रीट में, जनवरी 2025 की बात है, तो वहां उन्होंने पहले तो आंसर क्या दिया, होम लैंग्वेज, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि नेचुरलनेस में होम लैंग्वेज। अरे भाई, ये तो किसी भी भाषा के लिए हो सकता। तो बाद में बेचारे, हमने लेटर भी भेजा था इसके लिए, तो डिपार्टमेंट बोला अच्छा ऐसा होता है क्या, हम तो पता नहीं है, थोली थल ताला बना दिया। मेरे कहने का मतलब है तारा बन गया फिर। तो मैं वो हूँ जो तारे बनवा दूं, डिपार्टमेंट से भी तारे बनवा दूं। हाँ, शकल से गरीब लगते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तुमका तो काम बना रही हूं ना। तो ये 15 वर्ष हो गए मुझे इनमें घिसते हुए, तो ये तारा बन गया, क्योंकि नेचुरलनेस से तो घर की भाषा भी नेचुरली सीखते हैं, विदेशी भाषा भी सीख सकते हैं, कोई भी भाषा, खैर सिंपल लैंग्वेज कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, था तारा हो गया इसका उत्तर। अगर देखो, इससे इन सब को लिखने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल है मेरा इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, मिल जाएगा, माल मिलेगा। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं ना, माल लेकर घूमते रहो, एक सवाल सही नहीं होगा। और अगर ये 15 तो तारा है, अगर आपने 15 में से 10 का आंकड़ा छू लिया ना भाई, तो तुम भी घर वालों के तारे सितारे और सुपर काम कर रहे हो, अगर एग्जाम की क्वेश्चन कर ली। नहीं तो मैं देखता हूँ कई बुक्स में और कोचिंग के नोट्स में क्या करते हैं, 2-4 लाइन में टॉपिक करवा दिया और उसमें से ही सवाल चोरी करके चेप दिया, पेपर के सवाल नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है। तो भाई खुद देखो, मुझे तो यहाँ कोई बेचा बेची करनी नहीं, कोर्स ले लो वो ले लो, इसलिए मैं काहे को झूठ बोलूंगा, झूठ बोल के मुझे करना ही क्या है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, पेपर देख लो डाउनलोड करके, यही मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही। अपने सुझाव आप कमेंट में डाल सकते हैं, और वीडियो थोड़ा भी समझ में आए तो बढ़िया लाइक कमेंट और शेयर करें, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है। थैंक यू।